नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस की। नेशनल हेराल्ड केस में चालान पेश करने के बाद से ही कांग्रेस हमलावर है और केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है। अभी खड़गे ने कहा कि दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार कांग्रेस के नेताओं के साथ में, जो राजनीति में और देश में उचित नहीं है। उनका ये भी कहना है कि अहमदाबाद में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन के अगले दिन से ही कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। ये सरकार की बौखलाहट है। उधर बीजेपी और केंद्र सरकार का कहना है कि इसमें किसी तरह की कोई बौखलाहट नहीं है, एजेंसी अपना काम कर रही है और वह स्वतंत्र है। कांग्रेस को ऐसा लगता है तो सच्चाई है, उसका सामना करना चाहिए। खैर चलिए, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सुरेश गर्ग साहब भाजपा से हैं, प्रतीक सिंह जी कांग्रेस से हैं और हमारे सहयोगी दशरथ सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। आप लोग 21 से 24 तक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद में आप लोग जगह जगह प्रदर्शन करेंगे। क्यों लगता है ऐसा कि द्वेषतापूर्ण तरीके से एजेंसी अपना काम कर रही है और कोर्ट में चालान पेश किया गया है, क्योंकि आदेश भी कोर्ट का था कि इसकी जांच की जानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2012-13 के अंदर ये मामला सामने आया था और 16 के अंदर ईडी ने इस केस को क्वैश कर दिया था कि इसके अंदर किसी भी तरीके के कोई भी आगे तथ्य नहीं है। उसके बाद में फिर से सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लेते हुए फिर से जांच चालू की गई। उसके बाद में जब कोर्ट ने बोला कि इस पे आप चार्जशीट पेश करिए 1 साल के अंदर, तो 365वें दिन उस पर चार्जशीट पेश की जाती है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इसमें चार्जशीट पेश की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जब पैसे का लेन देन होता है तब वो चार्जशीट पेश होती है, तो इसमें 1 रुपए का भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। और इक्विटी को शेयर में बदलना ये देश की बहुत सारी कंपनियां पहले से करती आ रही हैं, ये कोई गैर कानूनी नहीं है। दूसरी बात, जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अपने नाम कर ली, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अपने नाम कर ली, लखनऊ के ऑफिस को छोड़ करके बाकी सारी जो नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां हैं वो सब लीज पर हैं। और इनकम टैक्स ऑफिस ने ही ये पूरा जो जांच करके बताया कि नेशनल हेराल्ड की जो टोटल संपत्ति है वो 462 करोड़ रुपए की, कोई हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति नहीं है। उसके बाद में एजेएल के ऊपर ये आता है कि आपने एजेएल के अंदर कर लिया, तो आपको ये भी बता दूं कि एजेएल सेक्शन 25 में एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है जिसमें डायरेक्टर सैलरी भी नहीं ले सकता है। तो जहां पे आप सैलरी भी नहीं ले सकते, उसका किराया ले नहीं सकते, वो संपत्ति आप बेच नहीं सकते, तो किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि अपने नाम पे संपत्तियां कर ली? अब आपने नेशनल हेराल्ड का नाम लिया, नेशनल हेराल्ड की आप करा रहे हैं जांच, बिल्कुल कराइए। आपको ध्यान होगा एक पीएम केयर फंड बना था जिसमें 49,000 करोड़ रुपए आए थे। नेशनल जो डोमेन है .gov.in उसका इस्तेमाल किया गया था, नेशनल एम्बलम का इस्तेमाल किया गया था।
और जब उसका ऑडिट मांगा आईटीआर जो आईटी एक्ट के अंदर, तो मना कर दिया, बोले तो प्राइवेट फंड है, इसकी तो कोई ऑडिट हो ही नहीं सकता है। तो आप हमारे तो जहां पैसे का लेन देन नहीं हुआ, जहां 1 रुपया आया नहीं, 1 रुपया गया नहीं, उसके अंदर तो ईडी की जांच हो रही है। लेकिन जिसके अंदर 49,000 करोड़ रुपए आए फंड, उसकी जांच ईडी इनकम टैक्स क्यों नहीं कर रही है? उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर हमारी जांच हो रही है तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं द्वेषतापूर्ण, ये सारा जो मसला है वो द्वेषतापूर्ण है। पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी थी कि 26 नेताओं के घर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे पड़े। उसके बाद में वो बीजेपी के अंदर चले गए। उसके बाद में उनके सारे मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। दोबारा उनके ऊपर ना तो ईडी ने उनको जांच करी है, ना उनको पूछताछ के लिए बुलाया, और ना कोई एक भी कदम आगे नहीं बढ़े। ईडी की स्वायत्ता पे इसलिए भी शक होता है कि उनकी जो फैसला देते हैं, सिर्फ 1% केसेस के अंदर, आज तक 1% केस के अंदर उन्होंने चार्जशीट पेश की है। तो ये किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग लगातार करते रहेंगे। मेरी तो विनती है, नेशनल हेराल्ड का कर रही है ईडी, करते रहिए, लेकिन पीएम केयर फंड 49,000 करोड़ रुपए वहां तो आए हैं, उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? जी गर साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगा। अभी आपने सुना कि कोई लेन देन हुआ और इक्विटी को शेयर में बदलना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि दुनिया भर की कई कंपनियां कर रही हैं, इंडिया में कर रही हैं, सब लीगल हैं। तो क्यों नेशनल हेराल्ड केस में क्यों 365वें दिन, कोर्ट के आदेश के बाद चालान पेश हुआ है, ये 365वें दिन ही चालान पेश किया गया, क्योंकि उसके बाद में समय नहीं था, केस स्वतः खारिज हो जाता। योगेंद्र जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब कुछ भी नहीं है तो घबरा क्यों रही है कांग्रेस, क्यों परेशान हो रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। कोर्ट, कानून अपना काम कर रहा है, कानून के हिसाब से काम चल रहा है, तो फिर परेशान होने की कहाँ जरूरत है? जब आप कह रहे हो कि हमने कुछ किया ही नहीं, तो फिर क्यों जबरदस्ती परेशान हो रहे हो, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हो? निर्णय आपके पक्ष में आ जाएगा ना फिर कोर्ट का, क्यों परेशान हो रहे हो? अब बता दीजिए, 1937 में ये एजेल बनी थी, किस लिए बनी थी? अखबार चलाने के लिए 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों के माध्यम से बनी थी। वो 5,000 स्वतंत्रता सेनानी जवाब मांग रहे हैं कि भाई हमने हमारे सहयोग से इसको, कंपनी को बनाया। आज उसके 75% मालिकाना हक को राहुल गांधी, सोनिया गांधी कैसे हो गई जी? जब अगर मान लो कुछ नहीं है तो आपने अपने 50 लाख रुपए में 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने नाम क्यों कर ली? इक्विटी और शेयर एक ही चीज होती है। इक्विटी और शेयर में कोई भी नहीं है, वो हिंदी का शब्द है, वो अंग्रेजी का शब्द है, बाकी कुछ नहीं है। इक्विटी का मतलब इक्विटी है, तो दोनों एक ही चीज है, इसलिए वो तो हाँ, तो इसलिए कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इक्विटी शेयर में परिवर्तन होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब अगर कुछ भी नहीं है तो क्यों कांग्रेस परेशान हो रही है? कानून अपना काम कर रहे हैं, वहां पे सर कोर्ट में जवाब दे दीजिए ना। और 2012 के अंदर केस उछला था, जिसका आज दे रहे, तो ईडी काम कर रही है। भ्रष्टाचार तो शुरू से कांग्रेस ने करते आए हैं। जब आप ये बताइए कि 50 लाख रुपए वो कहां से लाए जी, और आपने अपनी उस एजीएल को क्यों ट्रांसफर कर लिया अपने इसमें, अपनी कंपनी के अंदर? तो ये सब चीजें साबित होती है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। जिस तरीके से हिंदुस्तान को इन्होंने अपने शासनकाल में लूटा है, जिस तरीके से इनके नेता, जो पूर्व प्रधानमंत्री खुद बोल के गए थे कि 1 रुपया चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, तो वो इन्होंने शुरू से किया है। जिस तरीके से हिंदुस्तान को चूसा है, कभी किसानों के नाम से, कभी महंगाई के नाम से, कभी बेरोजगारी के नाम से, झूठ बोल के हिंदुस्तान को, और जनता उसको जवाब देती है। हर बार ये चुनाव में क्यों डिफीट कहा जाता है? कि 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी इस केस को उछाला, उन्होंने अदालत तक गए, उसके बाद में ईडी ने साफ इनकार किया कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और लेकिन अब स्वयं प्रसंज्ञान लेकर के ईडी ने वापस से केस दर्ज किया। कोर्ट के आदेश पे फिर ये चालान पेश किया गया। तो कांग्रेस को जो लगता है, जो डाउट है, ये लोग जो विरोध कर रहे हैं कि एक रिवेंजफुल तरीके से और कांग्रेस और उसके नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कहां से कैसे दबाने की? कि 16 में कानून ने स्वयं वो लिया। योगेंद्र जी, मुझे तो बताओ कि कानून पे विश्वास करते हैं या नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करते हैं या नहीं करते? अगर सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करते हैं तो इनके फेवर में डिसीजन आ जाएगा ना। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे ना साहब। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा आपके फेवर में कि साहब आपने भ्रष्टाचार नहीं किया। टाइम लगेगा, नहीं तो टाइम, अरे तो साहब कोई ईडी इनको कोई गिरफ्तार थोड़ी कर रही है, और कोई ईडी गिरफ्तार करेगी तो आपको कोर्ट से जमानत मिलेगी। आप जमानत पर वैसे ही चल रहे हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो?
इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है भैया। अगर आप परेशान हो रहे हो तो इससे ये साबित होता है कि आपने भ्रष्टाचार किया। मैं तो सीधी सीधी बात ये कहना चाहता हूं कि इसका मतलब ये कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार नहीं किया तो फिर चुप रहिए, क्यों आप आंदोलन और वो चीजें कर रहे हो? जवाब देता हूं मैं। अभी आपको बताता हूं, हरियाणा के चुनाव थे। हरियाणा के चुनाव से पहले सोनीपत के एक एमएलए को कांग्रेस पार्टी के ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, 1 महीने तक जेल में रखा। जब कोर्ट में पेशी हुई तो कोर्ट ने बोला कि ये केस बनता ही नहीं है और उनको बाइज्जत बरी कर दिया। वो 1 महीने जेल में क्यों रखे गए, उसकी भरपाई कौन करेगा ये बताइए। अब दूसरी बात ये कहता हूं, ये हमेशा झूठ बोलते हैं बीजेपी के प्रवक्ता आकर के, बोले 2000 करोड़ रुपए। मैंने अभी बताया इनकम टैक्स जो ऑफिस है, भारत का जो इनकम टैक्स कार्यालय है, उन्होंने बोला है कि जो नेशनल हेराल्ड की कुल संपत्ति है वो 462 करोड़ रुपए की, 2000 करोड़ रुपए कहां से लिया है। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, नेशनल हेराल्ड की जांच करा लीजिए और तमाम जांच करा लीजिए। वो 49,000 करोड़ रुपए जिस पीएम केयर फंड में आए, जो सरकार की डोमेन को यूज किया, जो नेशनल एम्बलम को यूज किया, जो अपराध है अपने आप में, उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑडिट क्यों नहीं कर रहे हैं। वो 49,000 करोड़ रुपए खर्च कहां हुए, आ तो गए जो नेशनल हेराल्ड में, ना तो इसमें 1 रुपया कहीं आया है ना 1 रुपया कहीं गया है। किसी भी डायरेक्टर के पास 1 रुपए का कोई लेन देन नहीं हुआ। लेकिन आप बताइए, पीएम केयर फंड में तो 49,000 करोड़ रुपए आए हैं ना, तो वो कहां गए, वो कौन बताएगा। आप अपनी बातें तो बताना नहीं चाहते और दूसरों की बातें आप बताना चाहते हो जिसमें कुछ हुआ नहीं है। वापस आऊंगा मैं, दशरथ आपके पास में आना चाहूंगा। खैर चलिए, तो जांच का विषय है, कोर्ट में चालान पेश हो चुका है और उसके बाद जो भी आर्ग्यू होंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे, क्योंकि अब एक तरह से कह सकते हैं सब जुडिस, लेकिन सब जुडिस पे अगर मामला है तो पॉलिटिक्स में अक्सर ये कहा जाता है कि सब अपने अनुसार, अगर आपके लिए सहज है तो सब जुडिस है और अगर नहीं है तो आप आराम से राजनीति करिए। कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया। कांग्रेस जैसे भी बता रहे हैं कि हरियाणा के एक विधायक को ईडी ने सिर्फ इस आधार पे पकड़ लिया, उनके खिलाफ कुछ लग रहा था, ईडी को था भी नहीं, लग रहा था। 1 महीने का टाइम निकल गया, उसके बाद में कोर्ट के कहने पर उनको छोड़ दिया गया। तो ये कहीं कांग्रेस को ऐसा डाउट है कि बिहार के चुनाव से पहले उनके नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, कांग्रेस इस तरह के आरोप लगातार जनसभाओं के माध्यम से, रैलियों में कांग्रेस के आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, और कहा जाता है कि बीजेपी या ईडी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें अगर किसी कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगे, उनके खिलाफ ईडी ने रेड की और रेड करने के बाद अगर वो बीजेपी में चले गए तो उनके खिलाफ वो तमाम चीज़ें बंद कर दी गई। ये कांग्रेस नेताओं के आरोप हैं। और सबसे बड़ा आरोप जो कांग्रेस के नेता लगाते हैं कि अजीत पवार एक बड़ा उदाहरण है महाराष्ट्र के अंदर, कि ईडी ने उनको लेकर कई तरह की बातें की, बीजेपी ने उनको लेकर जैसे ही उन्होंने पलटी मारी और उसके बाद उनके खिलाफ तमाम जांचें बंद हो गई। इसके बीच सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के नेताओं को भी कहीं ना कहीं कुछ नेताओं को मन में दबी जुबान वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि हमारा जब समय था हम इस प्रकार की कार्रवाई करते तो आज हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। यानी कि ये तो आप मानते हैं कि कार्रवाई जो की जा रही है वो हम करते तो भी गलत थी, आज करते हैं वो भी गलत थी। कांग्रेस के नेता कई बड़े मंच पर ये कहते हैं कि हमारी सरकार स्टेट में थी 2014 से पहले, नरेंद्र मोदी जब नहीं थे पीएम, उसके पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हम अगर बीजेपी को इस तरह करते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये कहीं ना कहीं पीड़ा भी उनकी है और बड़े नेताओं के सामने वो अपनी बात रखते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में जब देश में फिर चुनाव होंगे, जब सत्ता पलटेगी नहीं पलटेगी, जब समय होगा, तो ये आरोप जो है, या कह सकते हैं एक दूसरे पर इस प्रकार की कार्रवाई जो एक दूसरे के खिलाफ कहा जाता है कि तथ्यहीन है या इनका कोई आधार नहीं है, इनका जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा आने वाले वक्त में? क्योंकि अब कांग्रेस के नेता खुलकर ये कहने लग गए कि हमारा समय आएगा तो हम बताएंगे। यानी कि हम बताएंगे, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये कह रहे हैं कि ईडी का मिसयूज किया जा रहा है तो हम आएंगे तब मिसयूज भी होगा। अब बहरहाल कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर, जैसा आज देश के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 तक चलेंगी, 57 जो जगह इन्होंने इंगित की है, और उसके अलावा संविधान बचाओ रैली की बात कही गई कि संविधान बचाओ रैली हम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, स्टेट लेवल पे करेंगे, ब्लॉक में जाएंगे, फिर घर घर जाएंगे, यानी एक्सपोज करेंगे। हालांकि जनता को कितना इससे फायदा होगा, नुकसान होगा, मुझे नहीं लगता कि जनता को इससे ज़्यादा कोई नफ़ा नुकसान या फ़र्क पड़ता है। जनता ये देखती है कि हमारे स्टेट में क्या चल रहा है, विकास के क्या मुद्दे हैं, जनता को पानी, चिकित्सा, ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो कैसे मिले। लेकिन निश्चित तौर पे सियासी जो घमासान है दोनों पार्टियों के बीच, वो इस वक्त तेज होता दिख रहा, खास तौर पे ये जो पूरा मामला है इस पर। बिल्कुल, देखिए, सियासी तूफान मचना या सियासी इस तरह के घटनाक्रम को नई बात नहीं है, अक्सर होता है। आज को नई बात नहीं, इससे पहले भी होते रहे हैं।
कांग्रेस का अब साफ कहना है कि आज नहीं तो कल सरकार जब बदलेगी तो सारे चिट्ठे हमारे पास में भी हैं, हम खोल के रख देंगे। लेकिन बीजेपी का कहना साफ है कि अगर सब कुछ सही है तो न्यायपालिका पे भरोसा रखिए। जांच एजेंसी अगर ऐसा कर भी देते हैं तो आपको तो भरोसा रखना चाहिए। तो प्रतीक जी, मैं सुरेश जी के पास जाऊंगा, उससे पहले एक बार आपके पास वापस आना चाहूंगा। भरोसा किस पे? जांच एजेंसियों पे, अदालत पे? देखिए, जांच एजेंसियों पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उसका एक बड़ा कारण मैं बता देता हूँ। मुख्य प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी जब महाराष्ट्र में जाते थे तो एक बोलते थे कि आदर्श सोसाइटी घोटाला हो गया, आदर्श सोसाइटी घोटाला हो गया और पैसे खा गए अशोक चौहान जी। बाद में क्या किया? अशोक चौहान जी को लिया है अपनी पार्टी में और राज्यसभा से सांसद बना दिया। उसके बाद में वो मामला खत्म। 72,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला हो गया, ये भी नारा लगाया था नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद में उन्हीं को महाराष्ट्र के खजाने की चाबी पकड़ा दी और वित्त मंत्री बना दिया। व्हाइट पेपर हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जारी किया था, क्या हुआ? उनको मुख्यमंत्री बना दिया। असम का 10 साल से मुख्यमंत्री है वो। ईडी की जांच पता नहीं कहां चली गई, किसी को पता नहीं है। किरीट सोमैया जी खुद पेपर लेके गए थे ईडी के दफ्तर में नारायण राणे के खिलाफ केस दर्ज कराने। आज नारायण राणे के खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा है, सारा केस के अंदर बरी हो चुके हैं। और ऐसे 26 नेता, इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले साल एक पूरी खबर करी थी कि ऐसे 26 नेता हैं जिनके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई में पूरी जांच चल रही थी। फिर उन्होंने पार्टी बदल ली, उसके बाद में जांचें बंद हो गई। और मेरा कहना यह है कि हमारा न्यायपालिका पे पूरा पूरा विश्वास है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप नेशनल हेराल्ड ही नहीं, आपको जो जो लगता है ईडी को सबकी जांच कर लीजिए, लेकिन ये तो बता दीजिए कि पीएम केयर फंड के अंदर 49,000 करोड़ रुपए वो कहां गए? वो किसके कार्यालय बना लिए? वो आरएसएस के कार्यालय में तो नहीं खर्च हो गए वो पैसे? ये तो बताइए। जवाब दिलवा रहा हूं। गर्ग साहब, अभी आपने सुना कि जिन लोगों के खिलाफ आपकी पार्टी के नेता और खुद प्रधानमंत्री बोलते रहे, नारायणी के खिलाफ बोल रहे हों, चाहे अशोक चौहान के खिलाफ बोले हों या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ बोले हों, अजीत पवार के खिलाफ बोले हों, वो तमाम लोग, सुमेंदु अधिकारी के भी खिलाफ भाजपा के कई नेताओं ने बोला, लेकिन वो लोग कुछ समय बाद में पार्टी में आ जाते हैं, उसके बाद में चर्चाएं बंद होती हैं, ना जांच एजेंसियां। तो जांच एजेंसियों को भी फाइलें जब इच्छा हो जब खोलें, जब इच्छा हो जब बंद करें। उससे ऐसा लगता है कांग्रेस और दूसरे लोगों को भी कि एजेंसियां रिमोट से चलती हैं, जिस दिन इच्छा हो उस दिन खुलवा दो, जिस दिन इच्छा नहीं उस दिन कह दो बंद कर दो। योगेंद्र जी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस बार बार इन लोगों पर आरोप लगाती है, यानी कि कांग्रेस ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इनके शासनकाल में इन्होंने भ्रष्टाचार किया। ये इन्होंने कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया ना कि इनके शासनकाल में अगर इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया तो यानी कि कांग्रेस ने यह साबित कर दिया कि हमने हमारे शासनकाल में भ्रष्टाचार किया है। 1 रुपए की चीज को 85 पैसे भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया। अब बात यह है कि अगर कोई नेता ने भ्रष्टाचार किया तो सरकार जो है ना, कानून है ना, जाइए ना सुप्रीम कोर्ट पे तो विश्वास करते हैं ना, ये कि उस पर भी विश्वास नहीं करते तो बता दीजिए कि हमको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं है। चलो एजेंसियों पे आपको विश्वास नहीं है तो कोर्ट पे तो विश्वास होगा ना, तो जाइए ना कोर्ट में, मना किसने किया? और फिर ये भैया नेशनल हेराल्ड के अंदर तो सीधा सीधा जब 1037 शेयर होल्डर्स थे उनसे सहमति ली थी कि आपने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम से शेयर ट्रांसफर करने के पहले शेयर होल्डर से सहमति जरूरी होती है जब शेयर ट्रांसफर होते हैं। तो किसी भी एक व्यक्ति को कोई नोटिस नहीं दिया गया कि भाई एजीएम बुला के और ये शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं। उन्होंने खुद ने कार्डजू जी जो शेयर होल्डर थे उन्होंने खुद ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भैया हमसे तो सहमति तो ले लेते हैं। जब सहमति नहीं ली तो ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार आता है कि भाई भ्रष्टाचार हुआ है। और फिर आप कह रहे हो साहब 665 करोड़ रुपए की संपत्ति, 665 करोड़ की तो मानते ना जो 462। हाँ तो ये इतनी तो मानते हो ना, तो इतनी तो मानते हो ना 50। अरे तो भाई मैं तो ये बताओ कि 50 लाख रुपए में 565 करोड़ रुपए कैसे ले लिए आपने, ये बता दीजिए। आज मार्केट वैल्यू 2000 करोड़ रुपए की उसकी दो है। जनता के सामने जनता की सेवा की है, आज जनता ने जनता की सेवा की है। ऑडिट होती है क्यों नहीं होती है? आपकी ऑडिट भैया, ये आपकी ऑडिट नहीं, ये आपकी ऑडिट की हमें जरूरत नहीं है। ऐसी ऑडिट की जरूरत नहीं है जो 1 रुपए चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाए, ऐसी हमारे को ऑडिट की जरूरत नहीं है। हम रियल काम करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता की सेवा करते हैं और जनता के पैसे से। गर्ग साहब, अभी आपने एक बात कही कि हम ऐसा काम नहीं करते, इसकी ऑडिट की भी जरूरत पड़े। नहीं, जो हो रही है ना ऑडिट, जो ऑथराइज एजेंसी उन्होंने ऑडिट की है।
मुझे ये बताइए, अगर कोई कंपनी है, अगर उसकी ऑडिट जिस संस्था से होनी है उससे हो रही है ऑडिट, हो रही है। अरे आप देखिए, देखो कांग्रेस की प्रवृत्ति, अरे कांग्रेस की प्रवृत्ति झूठ बोलने की। देखो ये, देखो जनता आपको, अरे साहब हम योगेंद्र जी, चक्कर क्या हो रहा है कि जनता इनकी सुनती नहीं है, जनता ने इनको नकार दिया, टीवी चैनल पे आके झूठ बोल लेते हैं। राहुल गांधी कहीं जाता है तो वहां झूठ, हाँ तो 65, अरे तो इसीलिए, हाँ हम मान रहे हैं ना अजीत साहब, हम ये मानते हैं अजीत साहब, हम मानते हैं कि हमको 2 सीटें आई था, हाँ हम मानते हैं, हमने 2 से हम 400 पे आए हैं, 200 से, हाँ 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 हम तो स्वीकार कर रहे हैं ना साहब, हम तो 200 से 400 पे आए भाई, हम तो स्वीकार कर रहे हैं 200 से 400 पे आए। अरे तो आप 99 पे आके खुशी मना लीजिए, आप 99 में आके खुशी मना लीजिए, मना किसने किया है? 500, आपको ये पता नहीं है राहुल गांधी को 100 में से 99 आए या 545 में से 99 आए? जिस आदमी को ये पता ही नहीं है तो उसके बाद में कोई वो नहीं है। तो इसलिए भैया ये जनता के बीच में जाइए या सरकार जो उसके सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अगर आपको कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? आज देगा ना न्याय, कानून अपना काम कर रहा भैया, कानून अपना काम कर रहा है। अगर भ्रष्टाचार किया तो जेल में जाओगे, अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं है तो कोई बात नहीं, मना किसने किया? अरे भाई जनता के बीच में अब ये देख लो, अब इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूं हम जनता की सेवा के लिए बने हैं, जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। अगर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार हो तो दावे के साथ कहता हूं चले जाइए कोर्ट में, जिस तरह के हम कोर्ट में गए ऐसे आप भी जाइए कोर्ट के अंदर। मना किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट, आपका सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है। अरे सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, जाइए ना आप। क्यों भ्रष्टाचार? 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, सीधा घोटाला है, हाँ है ये 5,000 करोड़, मार्केट वैल्यू है 5,000 करोड़ रुपए की उसकी। भ्रष्टाचार किया आपने, जेल जाओगे, जमानत पे हो, अभी जाएंगे जेल, निश्चित रूप से जेल जाएंगे। जिन्होंने 76% होल्डिंग जिसकी है वो निश्चित रूप से जेल जाएंगे, भ्रष्टाचार की है। अरे वो तो है ना, तो फिर परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं परेशान क्यों हो रहे हो? आज मुझे योगेंद्र जी, मुझे तो ये पता है ये परेशान क्यों हो रहे हैं। अरे परेशान क्यों हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? जब वो तो कर रही है ना, सब पता हमको, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जनता को तो पता है, जनता को पता है, जनता को पता है भाई। ये जनता, ऐसे बहस करने से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे योगेंद्र जी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जनता को पता है, हाँ इलाहाबाद के अंदर है, लखनऊ के अंदर है, अहमदाबाद के अंदर है, दिल्ली के अंदर है। ये सरासर झूठे लोग हैं, ये सरासर झूठे लोग हैं, इनको ये झूठे लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये झूठे लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं। इनको ये पता नहीं है कि संपत्तियां कहां है। तो तुम बता दीजिए, चलो मुझे पता, मुझे बता दीजिए कहां है, मैं आपको लिस्ट देता हूं। चलो मैं लिस्ट, चलो मैं लिस्ट देता हूं। दिल्ली के हेराल्ड हाउस, बहादुर शाह जफर मार्ग पे, मुंबई के बांद्रा ईस्ट पे, लखनऊ के विश्वेश्वर नाथ पे एजीएल की बिल्डिंग है, नेशनल। अब ये लीज क्या खुद मालिक बने हुए हैं 5,000 करोड़ रुपए के। अरे भैया 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, मैं बता रहा हूं ना अभी, अरे झूठ तो आप बोलते हो साहब, झूठ तो आप बोलते हो साहब। अब ये इसका तो कोई इलाज है नहीं। देखो योगेंद्र जी जो झूठ बोलते हैं ना, और जनता इनको बार बार नकार देती है, अब क्या करें, इनका तो कोई इलाज है नहीं साहब। अरे 65 साल तो गए ना, वो 65 साल जब भी तो आपको जनता ने उतारा ना आपको। हम कह रहे हैं 200 से 400 का है, हम कह रहे हैं 200 से 400 है। अब वो तो कुछ इलाज है नहीं आप लोगों का। हाँ तो हम मान रहे हैं ना, तो 2 सीट चाहिए, मानते हैं हम तो इस चीज को। मैं रोकना चाहूंगा, तो ये कोई नई बात नहीं है। और इसी तरह से पिछले कुछ दिन से जब से चालान पेश किया है, इसी तरह की बहस, इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप आप लोग भी पक गए होंगे। लेकिन चर्चा लाजमी इस वजह से थी कि अब देश भर में एक अभियान चलाया है कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ। कांग्रेस का कहना है कि सच्चाई जनता के सामने लाकर रहेंगे, फैक्ट्स के साथ में हम जाएंगे। तो दर्शक आपके पास मैं आना चाहूँगा, केंद्र का कहना है कि एजेंसी अपना काम कर रही हैं और कांग्रेस को डरना नहीं चाहिए। कांग्रेस को एक संदेह यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले उनके नेताओं पर एक तरह से दबाव डालने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि कई उदाहरण अभी कांग्रेस के नेताओं के सामने भी आते हैं कि फला नेता, और केवल कांग्रेस के नहीं दूसरी पार्टियों के भी नेता, जिन पे गंभीर और बड़े आरोप हो, बीजेपी का दामन थाम लिया उन्होंने। तो ये विपक्ष को और कांग्रेस को लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है। आने वाले दिनों में चुनाव है, बिहार का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होगा, क्या इससे देख करके जोड़ा जा रहा है? क्योंकि लास्ट के दिन ईडी ने चालान पेश किया है, और दूसरी तरफ यह भी सरकार का कहना है कि सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है, एजेंसियां कोई मुहूर्त से नहीं चलती, जब इनकी इच्छा हो उस दिन करेंगी वो।
देखिए, निश्चित तौर पे आपने जैसा कहा कि आने वाले वक्त के अंदर बिहार के अंदर चुनाव है। कांग्रेस को ये लगता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, क्योंकि कांग्रेस का आलाकमान हम सभी जानते हैं कि इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि आलाकमान राहुल गांधी या सोनिया गांधी या गांधी परिवार शुरू से रहा है। तो कांग्रेस को ये लगता है कि गांधी परिवार पर अटैक हुआ है, तो अगर कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना है, कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना है या उनमें ऊर्जा का संचार करना है, तो फिर आपको कोई ना कोई टास्क उनको देना होगा। सामने आपके बिहार चुनाव है, अगर बिहार चुनाव के वक्त हम चुप बैठ गए तो वहाँ के जो नेता हैं या कह सकते हैं वहाँ की जो इकाई हो पहले से इतनी मजबूत नहीं है कि वो वहाँ पर सरकार ला सके या किसी के साथ वो अटैच करके सरकार बना सके। ऐसे में बूस्टअप कैसे किया जाए, या बिहार के अंदर जो परिस्थितियां बन रही है कि तेजस्वी के साथ कांग्रेस सरकार बना ली, कांग्रेस का अपना एक आइडिया है कि तेजस्वी के साथ हम सरकार बना सकते हैं, लेकिन क्या सरकार बनेगी या कार्यकर्ताओं को कैसे उनमें जान डालनी है, ये कहीं ना कहीं हमने गुजरात का जो अधिवेशन हुआ उसके अंदर ये देखा। और उसी अधिवेशन के अंदर ये तमाम जो चीज़ें हैं कि देश के अंदर जो कांग्रेस पर अटैक होंगे, संविधान को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर तमाम एक रणनीति बनाई गई और रणनीति के तहत ही कांग्रेस कह सकते हैं अलग अलग दिन अलग अलग धरना प्रदर्शन हो या अधिवेशन बचाओ कि या संविधान बचाओ रैलियों के माध्यम से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। यानी कि कांग्रेस ये चाहती है कि गांधी जो परिवार है उस पर नेशनल हेराल्ड का जो अटैक हुआ है उसके मार्फत निश्चित तौर पे बीजेपी को घेरा जा सकता है और उसके जरिए कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जा सकता है। अब तक आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 साल में कोई लंबा या कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ होगा महंगाई को लेकर या इस तरह की इश्यूज को लेकर, लेकिन नेशनल हेराल्ड में आप देख रहे हैं कि पिछले 8-10 दिन से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और वो जो कड़ी है वो मई तक उसको एक सूचीबद्ध कर दिया गया है कि अलग अलग कैंपेन चलेंगे 15-15 दिन के, 10-10 दिन के, इसमें रैलियां भी होंगी, संविधान बचाओ दिवस के अलग अलग गाँव में टीमें भी जाएंगी, नेशनल नेता भी आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगी, ये तमाम बातें होंगी। लेकिन आपने देखा होगा जनहित के जो मुद्दे उस पर भी मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी बात रखनी चाहिए और जैसा नेशनल हेराल्ड पे कांग्रेस विरोध जता रही है, निश्चित तौर पे जो जनता की इश्यूज है उस पर भी कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को बोलना चाहिए ताकि जनता को भी लगे कि हमारे मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। तो चलिए कुछ दिन तक तो इसी तरह से सियासी पारा चढ़ता रहेगा क्योंकि कांग्रेस अपना डिक्लेयर कर चुकी है पूरा कार्यक्रम कि हम इस तरह से जाएंगे, लेकिन अदालत क्या करती है ये देखना होगा। 25 अप्रैल से इस पे शायद हियरिंग की कुछ तय की है डेट से और उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ क्या किस तरह से रिजल्ट सामने आते हैं। खैर फिलहाल लेकिन ये कहा जा सकता है कि दोनों ही तरफ से सियासत गरमाई हुई है और कांग्रेस को ये लगता है कि इस एजेंडे के तहत हमें ब्लॉक तक हमारे कार्यकर्ता को जागरूक करना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।